ड्राइंग टेस्ट इज यूज टू मेजर, जो दर्पण चित्र परीक्षण है वो किसको मेजर करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है? मिरर ड्राइंग टेस्ट। अब ये आउट ऑफ सिलेबस कहेंगे इस सवाल को, उसका रीजन मैं अभी आपको बताऊंगी। थोड़ी देर पहले हम चर्चा कर रहे थे ना कि क्यों कहेंगे आउट ऑफ सिलेबस, फटाफट से चर्चा करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन 39% लोग कह रहे हैं क्रिएटिविटी। मिरर ड्राइंग टेस्ट रेट ऑफ लर्निंग के लिए होता है, ना कि क्रिएटिविटी के लिए, है ना? गलत जवाब। कि अधिगम की गति क्या है, रेट ऑफ किस रेट पे बच्चा सीख रहा है, ये मिरर ड्राइंग टेस्ट बताता है। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या ये वो इंटरेस्ट, ये सब एक्स्ट्रा बातें हैं। अधिगम की गति को, रेट ऑफ लर्निंग, किस रेट पे किस दर पे लर्निंग हो रही है, ये मिरर ड्राइंग टेस्ट चेक करता है। मिरर ड्राइंग टेस्ट में क्या होता है, आप सामने देख ही रहे हैं, एक मिरर रखा जाएगा, उस मिरर में आपको कोई पिक्चर दिख रही होगी, जो इसमें दिख रहा है, मतलब नीचे एक चार्ट होगा। अब इस मिरर में देख के आपको इसको बनाना है। तो ये स्टार आप देखेंगे मिरर में, लेकिन हाथ चलाएंगे, जैसे मैं सामने देखूं और कैमरा में और यहां पे हाथ चल रहा हो, इट्स लाइक मैंने 9 बनाया है, मिरर में 9 दिख रहा है वो देख करके। तो बच्चा कितना एक्यूरेटली ये बना पा रहा है मिरर में देख करके, दर्पण में देख करके, है ना, कितना एक्यूरेटली ये क्रिएट कर पा रहा है या बना पा रहा है, इससे उसका रेट ऑफ लर्निंग, कि वो कितनी जल्दी सीखता है। वो एक बार में आप उसको दोगे तो हो सकता है समय ले या थोड़ा गड़बड़ बनाए, दूसरी बार में कम समय में, क्योंकि अब लर्निंग की प्रोग्रेस उसकी सुधर रही है। तो रेट ऑफ लर्निंग का पता चलता है। और हो सकता है कोई बच्चा एक बार में बहुत एक्यूरेट बना दे। तो किस गति से बच्चा सीखता है, ये मिरर ड्राइंग टेस्ट बताता है। मिरर में देख के ड्रॉ कर रहे हैं आप, रेट ऑफ लर्निंग का इसमें पता लगता है, कितनी बार में कितना एक्यूरेट बना है, उससे पता चलेगा कि क्या रेट ऑफ लर्निंग है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, क्लाउड पिक्चर टेस्ट इज यूज टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्लाउड पिक्चर टेस्ट की बात हो रही है। क्लाउड पिक्चर टेस्ट बताओ भाई। मिरर ड्राइंग टेस्ट को एक्चुअल में आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहेंगे, इसको कह सकते हैं, उस पर अभी हम चर्चा करेंगे क्यों कहेंगे, क्योंकि वो लर्निंग से ही संबंधित था, तो उसको आउट ऑफ सिलेबस नहीं कहेंगे, नहीं कहना चाहिए। सेकेंड ऑप्शन 48% लोग कह रहे हैं। देखते हैं, क्लाउड पिक्चर टेस्ट यानी क्लाउड्स की पिक्चर आपको दिखाई जाएगी, किसी को क्लाउड में भूत दिखते हैं, किसी को क्लाउड में शेर दिखेगा, किसी को क्लाउड में कुछ और दिखेगा, वो आपको ड्रॉ करना है कि आपको क्या दिख रहा है। ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, जो आपको क्लाउड में दिख रहा है, यानी वो आपके अनकॉन्शियस में क्या बसा हुआ है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप चीजों को देखते किस पर्सपेक्टिव से हैं, ये सब असेस करने के काम आएगा। तो ये व्यक्तित्व का परीक्षण है, एज फार एज आई रिमेंबर, कि जो क्लाउड पिक्चर टेस्ट है वो आपका पर्सनैलिटी असेसमेंट का टेस्ट है ना। ये इंटेलिजेंस के लिए नहीं, ये आपकी पर्सनैलिटी के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। जैसे ये क्लाउड जो है, क्लाउड की पिक्चर दिखाई जाएगी और इसको ड्रॉ करने को कहा जाएगा कि आपको क्या दिख रहा है। तो किसी को यहाँ पे उड़ता हुआ कबूतर दिख रहा होगा, किसी को प्लेन दिख रहा होगा उड़ता हुआ, इस बच्चे को डॉल्फिन दिख रही है ना। तो अलग अलग लोगों की पर्सनैलिटी का आकलन क्लाउड पिक्चर टेस्ट के माध्यम से किया जाएगा। बात सही है या कोई दिक्कत है इस बात को समझने में? नेक्स्ट पे चलें, बढ़ जाएं आगे। अब पर्सनैलिटी के क्वेश्चंस आजकल नहीं आते हैं, पिछले कम से कम 2 यूपी टेट में तो नहीं देखने को मिले हैं व्यक्तित्व के, और ये आपके सिलेबस में भी नहीं है। बट अगेन मैं कह रही हूँ, कुछ नहीं पता, क्योंकि पहले कई सारे सवाल आ चुके हैं, शायद 2017 में पूछा जा चुका है ना, और कई बार हुआ है ऐसा कि पर्सनैलिटी के कई सवाल आए हैं। तो वो मैं बैच में भी अपडेट करा दूंगी, पर्सनैलिटी एक्स्ट्रा में, है ना। और एक बार रीड करके जाने में कोई नुकसान नहीं है। हालांकि पिछले 2 पेपर उठा के देखोगे 2 साल के तो नहीं आ रहे हैं। तो ये पर्सनैलिटी का टेस्ट है, प्रोजेक्टिव टेक्निक बोलते हैं इनको पर्सनैलिटी की, जिससे प्रक्षेपण यानी पता लगता है आपसे कोई और एक्टिविटी करा के कि आपकी पर्सनैलिटी किस तरह की। जैसे राइटिंग से भी कई लोग पर्सनैलिटी को असेस करते हैं, कि कुछ लोगों की राइटिंग आपको एकदम साफ सुथरी दिखेगी, नीट, तो वो पर्सनैलिटी को कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रही होती है। कुछ लोगों की पर्सनैलिटी जो राइटिंग है वो मेरे टाइप की होती है, डॉक्टर टाइप की, तो कुछ ना कुछ उलझे हुए हैं, या वो अलग अलग तरह के असेसमेंट है, वो आपका जो असेसमेंट करने वाला व्यक्ति है, साइकोलॉजिस्ट है, वो बेहतर बताएगा। रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब अगेन ये भी आउट ऑफ सिलेबस ही कहेंगे इसको, क्योंकि पर्सनालिटी का टॉपिक आपके सिलेबस में है नहीं एक्चुअल में। अगर आप देखेंगे सीटेट में, जितना सिलेबस मुझे याद है, मतलब याद क्या है, एक्चुअल में ही है। तो
47% लोग फोर्थ ऑप्शन ये आप सही दे रहे हैं कि रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट, इस पे भी सवाल आए हुए हैं, पर्सनैलिटी का टेस्ट है और पहले आए हुए हैं, लेकिन रुचि इंटरेस्ट के लिए नहीं, इंटेलिजेंस के लिए नहीं, एप्टीट्यूड के लिए नहीं, पर्सनैलिटी टेस्ट है रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट। हरमन रॉर्शा ने इसको बनाया था। इसमें कार्ड्स यूज होते हैं अलग अलग, इंक ब्लॉट टाइप के। इंक ब्लॉट समझते हो, शाही धब्बा परीक्षण कहते हैं इसको हिंदी में। तो आपको इस तरह के इंक ब्लॉट कार्ड्स दिखेंगे, कुछ टोटल 10 कार्ड होते हैं, जिसमें आप देखेंगे 5 कार्ड होंगे वो बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट, 2 कार्ड होते हैं या 3, आई थिंक 3 कार्ड होते हैं जो आपके ग्रे और रेड के बीच में, अभी हम डिस्कस करेंगे। और बाकी के 3 कार्ड, मतलब 2 कार्ड ग्रे और रेड, 3 कार्ड जो हैं बाकी के बचे हुए 7 और 3 10, वो कलर्ड होते हैं। तो ये रॉर्शा इस तरह का इंक ब्लॉट टेस्ट, शाही धब्बा कुछ आपको दिखेगा एक शीट पे, और उसको देख के आपको बनाना है कि आपको क्या नजर आ रहा है उस शाही धब्बे को देख के, इंक ब्लॉट को देख करके। इससे आपकी पर्सनालिटी का आकलन लगेगा। ये थोड़ा सा सिमिलर लगता है हमें, जैसा क्लाउड पिक्चर टेस्ट की हम बात कर रहे थे कि क्लाउड से आपको क्या नजर आ रहा है। ये थोड़ा और डीप में है क्योंकि इसमें मल्टीपल कार्ड्स दिए जाते हैं और फिर असेस किया जाता है। ये भी पर्सनैलिटी का ही टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेक्निक बोलते हैं उसको पर्सनैलिटी की, मतलब प्रक्षेपण, जिसमें डायरेक्ट जवाब नहीं देना आपको। जैसे इंटरव्यू क्या है, थोड़ा ये ऑब्जेक्टिव टाइप का मेथड है कि डायरेक्ट। प्रोजेक्टिव क्या है, प्रोजेक्टिव में आपको इनडायरेक्टली पता लगेगा कि पर्सनैलिटी कैसी है। रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट, ये आपका, अगर आप में से किसी ने भी कभी भी CDS NDA टाइप कोई एग्जाम दिया होगा, जो आर्मी वगैरह में बहुत यूज किए जाते हैं ये सारे पर्सनैलिटी के असेसमेंट्स, आपकी पर्सनैलिटी का आकलन के लिए, है ना, CDS और इन सब में। रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट की अगर हम बात करें तो ब्लैक एंड व्हाइट कार्ड कितने हैं, 5 अलग अलग 5 कार्ड, फिर आपको उससे ड्रॉ करना है, आइडिया लगाना है कि आप इसकी इंटरप्रिटेशन क्या देते हैं। जरूरी नहीं ड्रॉ करना हो, कि आप इंटरप्रेट क्या कर रहे हैं, इससे आपको देख करके क्या समझ में आ रहा है। ब्लैक और रेड कार्ड यानी 2 कलर कार्ड, इसको हम कहते हैं बायक्रोमेटिक बोलते हैं। वो मोनोक्रोमेटिक है, उसमें कोई कलर है ही नहीं, और ये मल्टी क्रोमेटिक कह लो, मल्टी कलर्ड कार्ड हैं 3। टोटल 10 कार्ड्स होते हैं इंक ब्लॉट में। ये भी पूछ लेता है कई बार, अगर पूछना हुआ पर्सनैलिटी का सवाल तो कायदे में बनता नहीं है, सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट यू शुड बी अवेयर ऑफ इट। हरमन रॉर्शा नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने, उन्हीं के नाम पे है रॉर्शा इंक ब्लॉट टेस्ट, है ना, शाही धब्बा परीक्षण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा। मैं एक बार आप लोगों की चैट देख लेती हूँ, अटक गई है। हॉरिजॉन्टल स्पीड ऑफ लर्निंग, उस पे आएंगे, अभी लास्ट में आएगा सवाल है, डोंट वरी। वो भी आता है लर्निंग का एक सवाल, मैंने उन सवालों को छोड़ा ही नहीं है जो बार बार पूछे जाते हैं। और टॉपिक्स क्योंकि सिलेबस लिमिटेड है तो आपको चिंता नहीं होगी, इसलिए मैंने कहा है कि 150-200 सवाल अगर आप मेरे साथ कर लेंगे, मोर देन इनफ हो जाएगा यूपीटेट CDB के लिए, चाहे आप लेवल 1 के लिए जा रहे हो, लेवल 2 के लिए जा रहे हो। एक एक सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसका डिस्कशन बहुत जरूरी है, और वो रिपीटेडली पूछा गया है, वो मैं आपको बता दूंगी। इट इज नॉट द कॉज ऑफ फॉरगेटिंग, जैसे ये भी बड़ा इनका फेवरेट सवाल है यूपीटेट में, कई बार पूछ चुके हैं अलग अलग तरीके से। पेपर 1 में अलग दिख जाएगा, पेपर 2 में अलग दिख जाएगा। कौन सा कॉज नहीं है भूलने का, उसे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए, तो क्या क्या कॉज नहीं है, क्योंकि डिजायर थी याद रखने की। भूलना चाहोगे तब तो भूलोगे, समझ रहे हो, 60% लोग समझ रहे हो विनोद। डिजायर टू रिमेंबर जो है ये कॉज नहीं है, इसकी वजह से भूल नहीं सकते आप, कि आपकी स्मरण करने की इच्छा है, याद रखना चाहते हैं आप किसी को, तो इसकी वजह से किसी को भूल जाएंगे क्योंकि याद रखना चाह रहे हैं, डिजायर है आपकी याद रखने की। तो ये रीजन नहीं हो सकता, बाकी कोई भी रीजन हो। डिजायर है तो हो सकता है भूलने में भी दिक्कत हो। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट यदि है, मानसिक द्वंद है, बहुत कॉन्फ्लिक्ट में है, स्ट्रेस में अगर आप जी रहे हैं, आपकी मेमोरी प्रभावित होती है 110%। बिल्कुल पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं ये बात बता सकती हूँ, है ना। और मतलब डेथ के केस में या स्ट्रेस के केस में मेमोरी आपकी इंपैक्ट होती है। आफ्टर माय फादर आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, और वो वापस रिकवर भी हुई काफी हद तक। अभी भी थोड़ा स्ट्रगल है क्योंकि जिसकी मेमोरी शार्प है उसको पता लगता है कि बहुत, या आप वैसे भी अपने जीवन में अनुभव करते हैं, एज के साथ भी थोड़ा अंतर आता है, बट वो मतलब एज तो अभी हुई नहीं उतनी कि इसकी वजह से हो। तो एक्सपीरियंस, मानसिक द्वंद, अगर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से आप गुजर रहे हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, या घर में कोई घटना, है ना, जीवन में कोई घटना, ब्रेकअप भी हो सकता है, तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से फॉरगेटिंग होता है, यानी विस्मृति या भूलना की जो दिक्कत है वो हो सकती है। डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ रिमेंबरिंग, याद रखने के तरीके ही आपके दोषपूर्ण हैं। आपको सिंपल टेक्निक बताई हुई है भाई, पियाजे की थ्योरी में SPCF सिंपल याद रख लो, लेकिन आपने पूरी कहानियां बना बना के याद रखा हुआ है, तो वो फॉल्टी मेथड ऑफ या टेक्निक जो है वो याद रखने की अच्छी नहीं है। चीजों को एसोसिएट करके एक दूसरे से जोड़ के याद रखना होता है। पूरी CDP में आप कुछ भी पूछते हैं तो आंख बंद करके बता ही देती हूँ, आपको शॉर्टकट्स भी बता देती हूँ कि CDP में कौन सा शॉर्टकट कहाँ काम आएगा, ये हमने इसको यूज किया है ना, हमेशा से। तो ये फॉल्टी मेथड में नहीं आएगा, ये हेल्पफुल मेथड है याद रखने का। लेकिन डिफेक्टिव मेथड ऑफ रिमेंबरिंग क्या हो सकता है, आपको की पॉइंट्स याद रखने थे, आपने कहानियां बनाई हुई हैं, की पॉइंट्स भूल जाते हैं, पेपर में फिर सॉल्व नहीं होते।
अंडर लर्निंग, आपने उतना सीखा ही नहीं, रिवाइज नहीं किया, उतना एफर्ट नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं की, रिवीजन नहीं किया, तो भी भूल जाओगे पेपर में। मानसिक द्वंद्व है तो भी भूल जाओगे, है ना। तो ये यहाँ पे स्मरण करने की जो इच्छा है, इससे हमने आज तक कोई भूलते हुए नहीं देखा, है ना। अगर याद रखने की इच्छा है तो नहीं भूलोगे, रिवीजन करते हो, बार बार याद रखना चाहते हो तो नहीं भूलोगे, ये कोई कारण नहीं है। इसके बावजूद भूल जाओ बात अलग है, लेकिन ये कोई कारण नहीं है भूलने का। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देख लो। द साइंस विच, अब ये भी आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन कहेंगे इसको, एकदम शायद 2017 या 16 में आया हुआ है। मेरा मन किया क्योंकि सभी तरह के सवाल हम कर लें, थोड़ा आपको आइडिया हो कि एक दो सवाल इधर उधर के आ जाएं, तो आप घबराएं नहीं, आप सॉल्व कर लें अपना थोड़ा कॉमन सेंस भी लगा के, क्योंकि सारे सवाल ऐसा नहीं होता कि आप अगर आउट ऑफ सिलेबस एक आध क्वेश्चन आ भी रहा है तो आप कॉमन सेंस भी ईश्वर ने आपको दिया है कि इतनी सब कुछ आप पढ़ के गए हैं, है ना, बाकी सब्जेक्ट्स भी आप पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, क्योंकि आंसर यही है, इन्हीं 4 ऑप्शंस में छिपा हुआ है, कोई अलग से तो आपको लिखना नहीं है 1 वर्ड में, है ना। चलो खैर बताओ फटाफट। यार हमें लग रहा था ये शॉर्ट जवाब हैं या छोटे छोटे सवाल हैं, बट 15 क्वेश्चन में ही 1 घंटा निकल गया है। स्पीड थोड़ी बढ़ाएंगे, देखना। 59% लोग डी कह रहे हैं। द साइंस विच डील्स विद द मेथड ऑफ कलेक्टिंग, यानी एकत्र करना डेटा को, क्लासिफाई करना, प्रेजेंट करना, कंपेयर करना एंड इंटरप्रेटिंग न्यूमेरिकल डेटा इज कॉल्ड, सिंपल है, स्टैटिस्टिक्स कहते हैं इसको। पहले तो मीन वगैरह का भी एक आध सवाल आया हुआ है, बट उस समय आपको पढ़ना नहीं है, मुझे नहीं लगता कि अब ये सवाल देने का कोई सेंस बनता है, 10 साल पुरानी बात हो गई, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए एक आध सवाल, तो थोड़ा कॉमन सेंस से आप सॉल्व कर पाएं कि एवरेज होता है, मीन, इसलिए मैंने सवाल डाल दिया है। सांख्यिकी कहते हैं कि जहां पे आप संख्याओं को एकत्र कर रहे हैं या संख्यात्मक डेटा को एकत्र कर रहे हैं, विभाजित कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, स्टैट्स के हिसाब से आप देख रहे हैं कितने परसेंट, जैसे पेडागोजी में इसलिए पूछा जाता है कई बार, जैसे आपका इंटेलिजेंस टेस्ट है तो उसमें 60% लोग एवरेज आईक्यू रखते हैं, इसके लिए प्रॉपर एक मीन, मोड, मीडियन, वो सारे पूरे फॉर्मूले लग के एक बेल कर्व बनता है, इतने सारे लोगों पे सर्वे हुआ है, फिर पाया गया कि ये जो 60% पॉपुलेशन है, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बोलते हैं उसको, एनपीसी, उसमें के 60% जनता का आईक्यू एवरेज है, लगभग लेस देन 2% लोग हैं जो गिफ्टेड आईक्यू रखते हैं, लेस देन 2% लोग हैं जो रिटार्डेड की कैटेगरी में आते हैं। तो स्टैट्स का यूज होता है कई बार रिसर्च में, इसलिए ये सवाल पुराने जमाने में DSSB में भी पूछ लिए जाते थे, यानी पुराना जमाना एज इन 8-10 साल पहले, आजकल नहीं आते हैं, बट मेरा मन किया कि क्या पता यूपी टेट का पेपर है, क्या मन कर जाए उनका देने का, पहले तो आ ही चुका है। तो ज्योमेट्री, मैथमेटिक्स या प्रोबेबिलिटी नहीं कहेंगे, वो तो किसी चीज़ की अकरेंस की संभावना को हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं, तो ये स्टैटिस्टिक्स में आ गया, ठीक है, इस पर ज़्यादा चिंता नहीं करनी, बट अगर 1-2 क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स दिख जाए तो आपको कॉमन सेंस का प्रयोग कर लेना है। Who has propounded the theory of insight? इनको इंसाइट की थियरी से भी बहुत प्यार है, एक सवाल बिल्कुल सिंपल सा दे ही देते हैं, मैंने देखा है 2 बार तो कम से कम, है ना। ये लर्निंग के ही चैप्टर में आता है, थियरी ऑफ इंसाइट, अभी कुछ दिन पहले हमने बैच में पढ़ा भी था। Who has propounded the theory of insight? और अभी एक सवाल आएगा कि इंसाइट की थियरी से कहना क्या चाहते थे वो व्यक्ति जिन्होंने ये थियरी दी है, मैं बता दूंगी तो आपको आंसर ही पता लग जाएगा। सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सही जवाब आप लोग दे रहे हैं 73% लोग, और इसका एग्जैक्ट नाम भी आप मुझे बताओगे, क्योंकि गेस्टॉल्ट वादियों में एक व्यक्ति हैं जिन्होंने ये पर्टिकुलर थियरी दी है। गेस्टॉल्ट वाद तो वो संप्रदाय है जिसके अंदर वो व्यक्ति आते हैं जिन्होंने ये थियरी दी है। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि यहां सही ऑप्शन लिखा नहीं था, जिनको हम कोहलर कहते हैं, वोल्फगैंग कोहलर। तो हेगार्टी का तो अलग एक काम है अपना, इस पे कॉग्निशन से रिलेटेड एक स्पेशल कॉग्निशन करके एक ब्रांच है जो आपके सिलेबस में है नहीं, कि दिमाग दिशाओं पे कैसे काम करता है, प्रोसेस करता है, उसकी थियरी है इनकी, नन ऑफ आवर बिजनेस। गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट यानी गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक, जिसमें 3 नाम महत्वपूर्ण है, और जो इंसाइट की थियरी है, सूझ का सिद्धांत है, वो कोहलर ने दिया है। इनका एक बहुत फेवरेट चिंपैंजी था जिसको सुल्तान कहते थे, ये रे सुल्तान वाला सुल्तान नहीं है आपका मूवी वाला, ये सुल्तान एक चिंप है, एक चिंपैंजी है। चिंपैंजीज को यानी वन मानुषों को हम क्लोजेस्ट कजिन मानते हैं ह्यूमंस का, यानी उनका डीएनए और स्ट्रक्चर जो है बहुत काफ़ी हद तक सिमिलर है हमसे, तो इंटेलिजेंट मानते हैं हम उनको, अपने जैसा, है ना, खुद की तारीफ कर ही लेते हैं ह्यूमंस। तो ये जो चिंप है सुल्तान, इसने प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाई इंसाइट के माध्यम से, कि मेंटोस यानी दिमाग की बत्ती जलती है हमारे, हम किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे होते हैं, आइडिया नहीं आ रहा होता, फिर अचानक से आइडिया आता है जब हम पूरी प्रॉब्लम को समझते हैं और सॉल्यूशन उसका आ जाता है, क्लिक कर जाता है। तो ये जो क्लिक करना है, इसको इंसाइटफुल लर्निंग थियरी कहते हैं, सूझ का सिद्धांत कहते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी या शैक्षिक मनोविज्ञान या इवन साइकोलॉजी
ऐसा नहीं है कि आपको चीजें पता नहीं है, इनकी वोकैबलरी अलग है, आपको बस समझना है, जानते आप पहले से, आप जीवन में प्रयोग की हैं ये सब चीजें, ठीक है, तो ज्यादा डरना नहीं है। स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग दी है, थॉर्नडाइक ने ट्रायल एंड एरर, तो इनका तो कोई बनता ही नहीं है। हेगार्टी को आप जानते नहीं है, स्पेशल कॉग्निशन पे इन्होंने काम किया है, तो गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट ही आंसर है। दूसरा सवाल पूछा है उसमें कुछ और बता देंगे, उसमें ऑप्शन दे देंगे किसने दिया है, तो वो सवाल ही मैंने रखा नहीं है, उसमें कोहलर का ऑप्शन सीधा सीधा है। एक और सवाल है जो हम आगे चल के करेंगे, वोल्फगैंग कोहलर, कैनरी आइलैंड पे ये थियोरी बनी, जर्मनी में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो ये आइलैंड है, टापू जिसको बोलते हैं, जहां चारों तरफ जो है पानी है, तीन तरफ से पूरा जो है पानी पानी, आइलैंड पे आप हैं, चारों तरफ पानी होता है, तीन तरफ पानी होता है, हाँ, तो बीच में आइलैंड है ना, हाँ, तो वो वाला आइलैंड नहीं है ये, एप्स्टीन टाइप का, ये कैनरी आइलैंड है जहां कुछ काम की चीजें हुई। सुल्तान द चिंप सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, तो इसको दिखाया है हमने एक थोड़ी क्रिएटिव इमेज के माध्यम से, कि मान लेते हैं कि ये सुल्तान चिंपैंजी है और उन्हें इसे एक प्रॉब्लम दी जाती है, क्योंकि जो वोल्फगैंग कोहलर थे वो फंस गए थे आइलैंड पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान की बात है जब ये थियोरी निकल के आई, और इंसान होता है बोर, और बोर होता है तो वो कुछ नया क्रिएटिव करता है, तो उन्होंने सोचा एक थियोरी बना लूँ, है ना, तो वहाँ से जो है इस थियोरी का निर्माण हुआ, कि उन्होंने ऑब्जर्व किया कि चिंपैंजी जो है प्रॉब्लम्स सॉल्व कर पा रहा है। तो प्रॉब्लम है कि सीलिंग से बनाना को लटकाया गया, चिंपैंजी ने सोचा यार क्या करूं क्या करूं, चिंपैंजी के पास एक दो बॉक्स हैं और खुद से डायरेक्ट देखा तो आइडिया, अब वो सोच रहा है कि क्या करूं, अब उसके दिमाग में आया यार इसको पलट के देखूं, इसको सीधा करके देखूं, हाँ, तो उसको आइडिया आया, बल्ब जला उसके दिमाग में, जब उसने सोचा कि ये ऐसे तो काम नहीं करेगा, कुछ और भी चाहिए वहां तक पहुंचने के लिए। अब ये इस पे चढ़े भाई साहब और केले उठा लिए। अब ये जो इंसाइट है कि प्रॉब्लम थी सामने, फिर थिंकिंग की, चारों तरफ पूरा एक परसेप्शन बनाया दिमाग में, एज अ होल देखा सिचुएशन को, ये गेस्टॉल्टवादी कहते हैं। गेस्टॉल्ट वर्ड का मतलब ये है एन ऑर्गेनाइज्ड होल, यानी एक कंप्लीट होल, कि आप प्रॉब्लम को संपूर्ण तरीके से देखो, फिर पार्ट्स में डिवाइड करने की बात बाद में आई मीन्स एंड एनालिसिस की। तो जब आप एज अ होल देखते हो प्रॉब्लम को, मीन्स एंड एनालिसिस इसके बारे में नहीं है, जब एज अ होल देखते हो तो आपका दिमाग कंप्लीट इमेज बनाएगा दिमाग में, और थिंकिंग प्रोसेस से एक आइडिया आएगा, जिसको इंसाइट कहते हैं, सूझ कहते हैं, इसको यूरेका कह सकते हो, एपिफेनी मूवमेंट भी कहते हैं हम इसको, तो ये सब नाम है जो याद रख सकते हो आप, है ना। तो सॉल्यूशन आ गया, तो सडन सॉल्यूशन इज द रूल इन दिस थियोरी, कि अचानक से आपको सॉल्यूशन आता है, ये गेस्टॉल्टवादी या इंसाइटफुल लर्निंग में कहा जाता है कि सडन सॉल्यूशन, अचानक से आपको चमकता है आइडिया, बुझाता है कि हाँ भाई ये किया जा सकता है, ये कर सकते हैं, है ना। इसमें गेस्टॉल्टवाद में 3 लोगों का नाम महत्वपूर्ण है। फादर ऑफ गेस्टॉल्ट, ये भी एक बार पूछ चुके हैं आई थिंक, जितना मुझे याद आ रहा है, फादर ऑफ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, तो एक व्यक्ति हैं जिनको वर्दीमीर हिंदी में कह देते हैं, नहीं तो वर्टहाइमर कहते हैं, ये फादर ऑफ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी हैं। इसके अलावा इसी से संबंधित ये थियोरी है इंसाइटफुल लर्निंग, जिसको दिया किसने है, कोहलर ने। और कोफका नाम के एक और व्यक्ति हैं जो इसी संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, कोफका, गेस्टॉल्टवाद से ही। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपका दिस पर्सन कर्ट लेविन, वो भी इससे ही जुड़े हुए हैं, इन्होंने फील्ड थियोरी दी है, आते नहीं है पेपर में, तो आप इससे बच सकते हैं, बट ये 4 नाम हैं जो जुड़े हुए हैं, वर्टहाइमर, कोहलर, कोफका और कर्ट लेविन, ठीक है जी। चलिए खैर आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट, ये आप देख चुके हैं, समझ चुके हैं। ये इनसे कई बार इस तरह से भी सवाल बन जाता है कि एक साइकिल या बाइक का जो साइड मिरर है वो अपने आप में कंप्लीट है, और बाइक दोनों साइड मिरर के साथ भी कंप्लीट है, और वो हटा के भी, तो ये एज अ होल देखना, यानी गेस्टॉल्टवाद की बात हो रही है, परसेप्शन की बात हो रही है, कि आप चीजों को देख के दिमाग में क्या इमेज बनती है, ये परसेप्शन पे बात करते हैं, अनुभूति पे बात करती है गेस्टॉल्टवाद या इंसाइटफुल लर्निंग। जैसे थियोरी ऑफ इंसाइट में ये भी एक ऑप्शन हो सकता है कि आपका मन है कि आप इस मोमबत्ती को दीवार पे लगाना चाहते हैं, अब ये मोमबत्ती लाए, माचिस लाए, लेकिन आप दीवार पे टांगना चाहते हैं ताकि रोशनी ज्यादा हो। मॉडर्न डे की प्रॉब्लम्स नहीं है, बट जब हम छोटे थे, गांव में थे, तो ये सब समस्याएं होती थी, लालटेन, लैंप, मोमबत्ती, है ना। तो इसको कैसे टांगा जाए कि रोशनी थोड़ी ऊपर तक जाए। अब दिमाग में आया भाई कील लेके आते हैं, क्या कह रहे हो, पहले तो अंधेरा मिटा लो, बाद में कील ले आना। कील लेके आते हैं, इसको लगाया, और ये बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, मैच बॉक्स का निकाल करके इसको माचिस के इसमें से, और यहाँ पे कील के साथ लगा देते हैं। ऐसे बहुत सारे जुगाड़ आप करते हो जीवन में, इसी जुगाड़ को इंसाइट कहते हैं, अंग्रेजी में फैंसी टर्म है इसका, कि इंसाइट कि आपको अचानक से आइडिया आया किसी सॉल्यूशन, किसी प्रॉब्लम का, क्योंकि आपके दिमाग में कॉग्निटिव थिंकिंग चल रही थी। क्रिएटिविटी से भी जुड़ा हुआ है कि नए नए जो आविष्कार या नए नए आइडियाज इंसाइट में आते हैं। चलिए एक सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही प्यारा सा सवाल है, फटाफट से आप बताएंगे। हाँ,
द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम फॉर एज ग्रुप कितना 6 to 14 ईयर्स हैज बीन इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज व्हाट आर्टिकल। तो 86th अमेंडमेंट की जब हम बात करते हैं, यानी 86वां संविधान संशोधन 2001 में ये हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आर्टिकल 21A को इंसर्ट किया गया और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 पे बात की गई। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री और निःशुल्क शिक्षा। अभी जब यूपी में स्कूल बंद हो रहे थे तो अब इस पे हमने बहुत बात की थी या सवाल भी उठाए थे, लोगों ने भी सवाल उठाए थे कि भाई ये तो आरटीई का उल्लंघन हो जाएगा ना, कि आरटीई कहता है कि इस घर से 1 किलोमीटर के दायरे में प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, यानी प्राथमिक विद्यालय 1 से 5वीं कक्षा तक का, घर से 3 किलोमीटर के दायरे में एलिमेंट्री स्कूल होना चाहिए, यानी 6th to 8th क्लास तक की शिक्षा, और 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। इवन 25% ईडब्ल्यूएस कैटेगरी प्राइवेट स्कूल्स में भी कोटा होना चाहिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का। और सरकारी विद्यालयों की बात करें तो 6 से 14 वर्ष की तो शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य है, यानी कोई आपसे फीस नहीं ली जाएगी, कोई टेस्ट नहीं लिया जाएगा और कंपलसरी है। पेरेंट्स भी चाहें तो बच्चों को घर में नहीं रख सकते। 6 से 14 वर्ष यानी पहली से 8वीं की कक्षा फ्री होगी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चाह रही है कि उसको प्री स्कूल से लागू कर दें। इसमें भी अगर डिसेबल्ड बच्चा है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, तो उसके लिए आयु जो है, आयु सीमा 6 से 18 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे, ये छोटी छोटी बातें हैं, है ना। ये आर्टिकल 45 में पहले कहा जाता था कि 14 वर्ष तक की शिक्षा को आप फ्री रखो, लेकिन बाद में जब ये 86 अमेंडमेंट हुआ तो आर्टिकल 45 ECCE के बारे में बन गया, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए, जो आपका प्री प्राइमरी जिनको बच्चा बोलते हैं हम, या फिर प्ले वे वाले बच्चे बोलते हैं, आंगनवाड़ी, यानी 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। तो आर्टिकल 45 यहाँ नहीं लागू होगा, यहाँ आर्टिकल 21A आएगा। बात क्लियर है? होपफुली क्लियर होगी। आगे बढ़ते हैं। और ये राइट टू एजुकेशन एक्ट लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010। वैसे RT 2009 बोलते हैं। तो ये बेसिक सी बातें हैं जो आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड। बहुत प्यारा सवाल है। पूर्व अनुभव के आधार पर, यानी जो पहले प्रीवियस एक्सपीरियंस आप ले चुके हैं उसके बेसिस पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना, यानी जो सेंसेशन आपको फील हुई है उसको आपने मीनिंग दिया है कि ये तो पहले भी हुआ है। तो ये वाला पेट में दर्द जब पहले हुआ था तो ये वाली बीमारी हुई थी, है ना। या फिर आप एक परसेप्शन क्रिएट करते हो कि भाई ये पीरियड्स का पेन है, या ये डिफरेंट पेन है, ये लेबर पेन है, वॉट कोई और भी चीज हो सकती है इसमें, ऐसा नहीं है सिर्फ एकमात्र पेन ही का अनुभव है। कि गिविंग मीनिंग टू सेंसेशन, जो भी सेंसेशन है, अब वो प्लेजरेबल सेंसेशन हो सकती है, पेनफुल सेंसेशन हो सकती है ना, अनुभूति या संवेदना, उसको आप मीनिंग दे रहे हैं पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पे। आपको पता है जलने का सेंसेशन कैसा होता है, तो आपको पता है जिस तरह का सेंसेशन हुआ है उस बेसिस पे आप कहेंगे। जैसे आप डॉक्टर के पास आते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा किस तरह का दर्द आपको है, तो आपको डॉक्टर ऐसा लग रहा है जैसे पिन चुभ हो रहा हो कोई। अब ये क्या है? ये आपने अपनी सेंसेशन को एक मीनिंग प्रदान किया, यानी ये आपका परसेप्शन है। डॉक्टर की मेडिकल लैंग्वेज में उसको कुछ और बोलते होंगे। तो जब हम सेंसेशन को, यानी अपने 5 सेंसेस से जो भी एक्सपीरियंस हमने किया है, चाहे वो देख करके किया हो, सुन करके किया हो, स्मेल करके किया हो, टेस्ट करके किया हो, टच करके किया हो, वो हमारे 5 ज्ञानेंद्रियां एक इमेज, जब उन सेंसेशंस को एक इमेज की फॉर्म हम दे देते हैं, वो परसेप्शन कहलाता है। ठीक है, ये परसेप्शन की बात आपकी गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में भी होती है, प्रत्यक्ष ज्ञान, या फिर इसको आप अनुभूति भी कह सकते हो। तो आपकी सेंसेशन जो आपके 5 सेंसेस से गई, उससे आपने एक प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो स्टोरी सुनाई खुद को, या मीनिंग दिया। स्टोरी का मतलब यहां अर्थ से है कि मीनिंग दिया आपने, कि कोई व्यक्ति आपको दिखा कि ये ऐसा दिखता है, पुलिस उसका चार्ट बना रही है, मीनिंग दे रहे हो सेंसेशन को, जो भी आपने अपने 5 प्रीवियस नॉलेज के आधार पर। एग्जैक्टली। तो इमेजिनेशन में सिर्फ कल्पना होती है, जरूरी नहीं आप सेंसेस के बेसिस पे, सेंसेशन के बेसिस पे मीनिंग दो। इमेजिनेशन में तो आपका जो मन करे, आप अपने आप को ऋतिक रोशन समझ लो, मतलब कुछ और भी समझना हो वो भी समझ लो, जस्ट एक एग्जांपल है, समझ जाते हो आप मूवीज के एग्जांपल से। मोटिवेशन तो अभिप्रेरणा है, सेंसेशन तो ये सेंसेशन के बेसिस पे जो दिया है वो बात हो रही है, तो सेंसेशन तो इसका जवाब हो ही नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, अकॉर्डिंग टू मैकडूगल, ये इंस्टिंक्ट पे भी सवाल कई बार आया हुआ है। रिसेंट जो पेपर हुआ है उसमें नहीं आया, 21 वाले में, लेकिन क्योंकि प्रीवियसली आया हुआ है तो यू नेवर नो कब आ जाए, तो थोड़ा सा बस ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, इतना ही है, इसमें कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर हम बात करते हैं किसकी, अकॉर्डिंग टू मैकडूगल, एवरी इंस्टिंक्ट इज एसोसिएटेड विद, आई थिंक आया हुआ है 21 में भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो एक सवाल है
जो इंस्टिंक्ट के अराउंड है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? सवाल का जवाब दो फटाफट, गुड गर्ल गुड बॉयज की तरह जल्दी से जवाब दो, इधर उधर की बात मत करो। हम तो बहुत स्लो चल रहे हैं यार, मुझे तो लगा था यूपी टेट के सवाल हैं और फटाफट से सॉल्व हो जाएंगे, क्योंकि इसमें ज़्यादा लेंदी है ही नहीं है पढ़ने में। बट मैं क्या करूँ, इतना डेटा है मेरे दिमाग में बताने को, मैं कंट्रोल कर रही हूँ तब भी समय लग रहा है। कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, उससे नुकसान कुछ नहीं है, फ़ायदा ही है, थोड़ा समय लग जाएगा, क्या बात हो गई। अकॉर्डिंग टू मैकडूगल, मैकडूगल के अकॉर्डिंग एवरी इंस्टिंक्ट, हर एक मूल प्रवृत्ति, देखिए मैकडूगल एक व्यक्ति हैं जिन्होंने इंस्टिंक्ट और इमोशन पे काम किया है। इन्होंने 14 इंस्टिंक्ट्स बताए हैं ह्यूमंस में, 14 मूल प्रवृत्तियां होती हैं, उन 14 हर एक 14 से, यानी हर एक मूल प्रवृत्ति से एक इमोशन संवेग जुड़ा होता है। जैसे ही कॉम्बैट की बात करते हैं, जो युद्ध वाली प्रवृत्ति है हमारे अंदर, उससे आक्रोश जुड़ा हुआ है, यानी एंगर, है ना। सेक्स क्या है, इंस्टिंक्ट है, लस्ट इमोशन जुड़ा हुआ है इससे। जो पेरेंटिंग का एक इंस्टिंक्ट है हमारे अंदर, जिससे लव जुड़ा हुआ है। आप उल्टा सोच रहे होंगे, वैसे नहीं होता, ठीक है। कहना क्या चाहते हैं कवि, कवि कौन है यहाँ पे, मैकडूगल। वो कह रहे हैं हमारे अंदर इंस्टिंक्ट क्या होता है, मूल प्रवृत्ति है, सारे ऑर्गेनिजम्स में होता है, सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होता, सभी जीवों में इंस्टिंक्ट पाए जाते हैं। जैसे बिल्ली के अंदर भी एक इंस्टिंक्ट है, उसको पता है कि वो इजीली गिरेगी नहीं, जंप करके कहां से कैसे निकल जाना है ना। डॉग्स के अपने इंस्टिंक्ट हैं, बहुत उनकी वैसे वाली नींद होती है बिकॉज ऑफ इंस्टिंक्ट ओनली। हमारे अपने इंस्टिंक्ट से हम कहते हैं हमारी इंट्यूशन फील हो रहा है, ये वो 50 और तरह के बेसिक इंस्टिंक्ट्स हैं। 14 ह्यूमंस के इन्होंने, यानी मनुष्यों में इन्होंने 14 इंस्टिंक्ट बताए हैं और 14 इमोशन बताए हैं। हर एक इंस्टिंक्ट से, हर एक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ एक संवेग है, एक भावना है। तो मैकडूगल एवरी इंस्टिंक्ट इज एसोसिएटेड विद इमोशन। ये क्या है अभी डिस्कस करेंगे, सेंसेशन से नहीं, थिंकिंग से नहीं, कॉग्निशन से नहीं, इमोशन से। हर एक इंस्टिंक्ट हमारे अंदर संवेग लेकर के आता है, एक इमोशन से जुड़ा हुआ है। एवरी इंस्टिंक्ट इज एसोसिएटेड विद एन इमोशन। तो ये मल्टीपल टाइम्स इंस्टिंक्ट पे और मैकडूगल पे सवाल पूछा जा चुका है, इसलिए मैं इतना इस पे जोर डाल रही हूँ। ये 14 इंस्टिंक्ट है, ये पीडीएफ आपको मिलेगी, एक बार नजर मार लेना। याद तो नहीं कर पाओगे, कितना याद करोगे, बट कोशिश करना याद कर पाओ, क्योंकि डायरेक्ट सवाल भी पूछा हुआ है कि एक इंस्टिंक्ट का नाम दिया हुआ है और पूछा है कि एसोसिएटेड इमोशन बताओ इससे। ठीक है, तो 14 प्रवृत्तियां हैं, मनुष्यों की बात हो रही है। वैसे इंस्टिंक्ट्स जो हैं अलग अलग जानवरों में या पशुओं में या हर एक जीव में पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के इंस्टिंक्ट। ठीक है, अगर हम देखें यहां पे, तो आप कॉम्बैट या पग्नेसिटी की बात करते हैं, तो आक्रामकता का एक इंस्टिंक्ट है, प्रवृत्ति है हमारे अंदर। ये एंगर इससे एसोसिएट होता है कि भाई आपको जोश वाली, आपको आर्मी की मूवी उठा के देख लीजिए, अब जहां युद्ध की प्रवृत्ति की बात होगी तो क्रोध काम आता है, वो क्रोध का यूज है हमारे अंदर, जो इमोशन है एंगर, विच इज रिलेटेड टू दिस इंस्टिंक्ट कॉल्ड कॉम्बैट। तो ये हमें हेल्प करेगा अगर सही जगह पे एंगर है तो। कॉम्बैट से जुड़ा हुआ है एंगर। रिपल्शन, जिसको घृणा बोलते हैं, डिस्गस्ट या हेट, अगर आप घृणित महसूस कर रहे हैं किसी के प्रति तो डिस्गस्ट या हेट का भाव आएगा इस इंस्टिंक्ट की वजह से। क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा से एक इमोशन जुड़ा है, वंडर का, आश्चर्य का। ठीक है, लाफ्टर से जुड़ा हुआ है अम्यूजमेंट। ऐसे ही आपके कंस्ट्रक्टिवनेस, रचनात्मकता से जुड़ी हुई है, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस की, कुछ नया करने की जो चाह है, वो हमारे अंदर एक कंस्ट्रक्टिवनेस का इंस्टिंक्ट है, जिससे ये इमोशन जुड़ा हुआ है, रचनात्मकता का। तो ऐसे ही 14 इंस्टिंक्ट हैं, 14 मूल प्रवृत्तियां, और हर एक से जुड़ा हुआ है एक इमोशन, जिसकी बात मैकडूगल करते हैं। अब एक और सवाल इस पे देख लीजिए, आया हुआ सवाल है, दोनों आए हुए सवाल हैं, एक और सवाल करेंगे अभी, है ना। बताइए फटाफट से, द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेसिक इंस्टिंक्ट इज दैट विच इज फाउंड इन। मुख्य विशेषता क्या है बेसिक इंस्टिंक्ट की, मूल प्रवृत्ति की एक प्रमुख विशेषता है, यानी बेसिक इंस्टिंक्ट की एक विशेषता है, ये दिल में आता है, समझ में नहीं। मजाक कर रही हूं कि ये सब में होता है, चाहे आप ह्यूमन हो, एनिमल हो, है ना, कोई भी जीव, जो भी जीव है, ऑर्गेनिज्म है धरती पे, उन सब में बेसिक इंस्टिंक्ट्स पाए जाते हैं। तो बेसिक इंस्टिंक्ट का मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इट इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म एंड इट इज इनबॉर्न एंड नेचुरल। आपने इसको बनाया नहीं है, ये ऑलरेडी आप में इनबिल्ट है। ठीक है, तो सभी प्राणियों में तथा सभी प्राणियों में जन्मजात व प्राकृतिक होते हैं ये जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं, तभी मूल प्रवृत्तियां कह रहे हैं इनको कि बेसिक हैं, क्योंकि बाय डिफॉल्ट है, हमारे स्ट्रक्चर ही ऐसा बना हुआ है, हमारा जेनेटिक मेकअप ही ऐसा है कि इंस्टिंक्ट्स होंगे। तो ये हर एक प्राणी में है, ये इनकी खास बात है, तभी मूल प्रवृत्तियां कहते हैं। मनुष्यों की अलग होंगी, डॉल्फिन्स की अलग होंगी, डॉग्स की अलग होंगी, ठीक है, इंस्टिंक्ट्स जो हैं। ओनली इन कैट्स एंड रैट्स नहीं भाई,
सिर्फ आई टेस्ट में हो पाया जाएगा, ओनली इन ह्यूमन बींग्स नहीं, सभी प्राणियों में जन्मजात व प्राकृतिक नेचुरल है, इनबॉर्न है।